Hello everyone, very welcome to this platform. My name is Monica and I am your management faculty. दोस्तों आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपके साथ कुछ हम शेयर करने वाले हैं इवन आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड स्ट्रेटजी। तो अगर आप मैनेजमेंट सब्जेक्ट से प्लान कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए तो ये सेशन डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हमने एक अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर कराया है, तो अब बारी है आपकी। आज के इस पूरे सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिएगा जहां पे हम आपको बताएंगे कि स्पेशली जो आपका सिलेबस है 10 यूनिट्स हैं, तो हर एक यूनिट का कितना वेटेज है, यानी हर एक यूनिट से आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं और हर एक यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है जिससे आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी तक तो कोई डेट रिलीज नहीं हुई है, बट उम्मीद यही है कि जून एंड तक आपका एग्जाम हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम मान के चलते हैं कि भाई आपके पास 90 डेज का टाइम तो मिनिमम है। ठीक है, तो 90 डेज का यहाँ पे हम क्राइटेरिया लेके चलेंगे और देखेंगे कि कैसे स्ट्रेटजीज आपको बनानी चाहिए, क्या स्टडी प्लान आपका होना चाहिए जिससे आप भी एक अटेम्प्ट में अपना जेआरएफ क्लियर कर पाओ या फिर दीक्षा की तरह आप भी एक रैंक अचीवर बन सकते हैं, आप भी ऑल इंडिया रैंक आप भी अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों यूजीसी नेट के बारे में अगर हम बात करें जेआरएफ के लेवल की बात, तो डेफिनेटली ये आसान एग्जाम नहीं है, टफ एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक साथ बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं। तो यहाँ पे पेपर आसान होगा ये उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पेपर का लेवल टफ है, लेकिन दोस्तों सही बात ये भी है कि कंपटीशन इतना ज्यादा हाई हो रहा है, इसी वजह से पेपर का लेवल भी टफ हो रहा है, कट ऑफ भी समय के साथ आपका बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। तो ऐसे में प्रिपरेशन के लिए एक सिस्टमैटिक तरीका आपको यूज करना होगा। तो जो टाइम आपके पास बचा रह गया है, इस टाइम को कैसे इफेक्टिवली आप यूटिलाइज करेंगे वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात ये आपको माइंड में रखनी है दोस्तों कि जो आप पैनिक करने लगते हो, जो बर्डन आप ले लेते हो ये सुनते हैं कि यार एग्जाम देना है, पेपर का लेवल टफ हो जा रहा है, तो ये पैनिक करने से या बर्डन लेने से कई सारे आप मिस्टेक कर देते हो। जैसे जो चीजें इजीली आप सोच समझ सकते हो, अगर आपने बहुत ज्यादा टेंशन ले लिया तो चीजों को सोचने समझने की क्षमता भी आपकी कम होने लगती है। अब ये जो एग्जाम है दोस्तों सबको देना है, हर साल 20-30 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, एक एक साइकिल में 20-30 लाख बच्चे मिनिमम एग्जाम दे रहे हैं। तो अकेले ये आपका बर्डन नहीं है, सारे ही बच्चे प्रेशर लेते हैं, तो ये सोच के आपको चलना है। ठीक है, स्ट्रेस अच्छा है लेकिन ओवर स्ट्रेस कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट पे इंपैक्ट डालेगा। दूसरा, आपको ये मान के चलना है दोस्तों कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है एग्जाम को क्रैक करने का। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो तो 100% पॉजिटिव रहिए। मैं आपको स्पेशली एडवाइस करती हूँ कि अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो तो अज्यूम कर लो कि आप वो बन चुके हो। आप अज्यूम करके चलो कि आप एक जीआरएफ होल्डर हो, क्योंकि आपने ये अज्यूम कर लिया तो यही अजम्पशन आपको मोटिवेट करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सिलेबस से आपको फेमिलियर होना पड़ेगा, आपको सिलेबस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। कई स्टूडेंट जो समझदार हैं वो रिजल्ट आते ही, जैसे ही दिसंबर साइकिल का रिजल्ट आया, वो एक्टिव हो गए होंगे, या फिर उनसे भी समझदार जो होंगे दिसंबर का एग्जाम जब हुआ वैसे ही वो एक्टिव हो गए होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लग चुके होंगे और 2 महीने उनके हो भी गया होगा प्रिपरेशन करते हुए। अगर आपने रिसेंट में माइंड मेकअप किया है तो भी अभी बहुत देर नहीं हुई है, 3 महीने का टाइम दोस्तों आप सही से अगर यूटिलाइज करोगे तो आप जीआरएफ अपना अचीव कर पाओगे। तो सिलेबस को अच्छे से समझना है। मैनेजमेंट सब्जेक्ट में टोटल 10 यूनिट्स हैं और आज के सेशन में मैं यही डिस्कस करूंगी कि हर एक सेशन को या हर एक यूनिट को कितना टाइम देना है या हर एक यूनिट का कितना वेटेज है।
आप में से बहुत लोग ऐसी गलतियां करते हो कि जो फ्री सेशंस आ रहे हैं यूट्यूब पे, आपने एक प्लेटफॉर्म का भी, जैसे हमारे चैनल पे भी देख लिया, किसी और भी कंपटीटर जो है उनके चैनल को देख लिया, किसी थर्ड प्लेटफॉर्म को भी देख लिया। आपको लगता है जो फ्री कंटेंट है, ढेर सारा कंटेंट ले लो, नोट्स बना लो, काम चल जाएगा। दोस्तों ये गलती कभी भी मत कीजिए। बहुत ज्यादा कंटेंट कलेक्ट करने से ही आपको ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हर फैकल्टीज का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। बहुत सारे अच्छे मेंटोर्स होंगे डेफिनेटली, बट सबका पढ़ाने का तरीका होता है, सबके कंटेंट्स अलग अलग होते हैं, सबकी ट्रिक्स, सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। तो किसी एक ही एजुकेटर या मेंटोर के गाइडेंस में रह के अपनी प्रिपरेशन कीजिए। बहुत ज्यादा कंटेंट कलेक्शन पे बिलीव मत कीजिए, और जो भी कंटेंट यूज कीजिए वो क्रिस्प होनी चाहिए, आपके मतलब की चीजें होनी चाहिए, कूड़ा आपको बटोर के नहीं रखना है। ठीक है, अब उसके बाद सिलेबस को आपने समझ लिया, अब आपको प्रॉपर अपना एक स्टडी प्लान सेट करना है। आपको कितना टाइम देना है अपने प्रिपरेशन में, ये आपको सोचना है। तो आप अपना एक टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए। आप अपना एक पूरा टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए कि एक दिन में कितना टाइम आपको देना है। जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं आप इनरोल कर लेते हो, कोर्सेज परचेज कर लेते हो। तो इन केस कोर्सेज परचेज कर लिया, तब तो रेगुलर बेसिस पे 3 घंटे 4 घंटे आपको रूटीन में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर आपने सेल्फ स्टडी करने का प्लान किया है, तो उसके लिए भी एक रूटीन बनाइए कि डेली बेसिस पे चलो ठीक है हमें 6 घंटे देना है। क्योंकि सेल्फ स्टडी में क्या है कि आपको खुद से बुक्स को पढ़ना है, कंटेंट्स को कलेक्ट करना है, नोट्स बनाना है, चीजों को समझना भी है। तो एक टाइम जो है अभी से आप सेट कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि जो भी पूरा सिलेबस है वो पेपर के 1 महीने पहले पहले तक आसानी से आपका कवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लान आपका ये होना चाहिए कि अलग अलग टेस्ट दो। कई सारे टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है, जैसे प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दो अभी से। दोस्तों ये बहुत ज्यादा वर्क करता है आपके प्रिपरेशन के लिए, हर तरफ से ये फायदा आपको दिलाएगा। कई सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एज इट इज मिलेंगे आपके पेपर में। इससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा कि किस किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल अभी थोड़ी देर में मैं आपको पैटर्न भी क्लियर करूंगी। क्वेश्चन का लेवल क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारे आइडियाज आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मिल जाएंगे। तो पिछले 3 साल का मिनिमम, पॉसिबल हो तो पिछले 5 साल का आप उठाओ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और सॉल्व करो। अभी मैं खुद यूट्यूब सेशन पे अपने चैनल पे ये सेशन ही कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है आपको। अगर आप यूनिट कवर कर रहे हो, यूनिट टेस्ट दो। और सबसे जरूरी है कि दोस्तों डेली बेसिस पे जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एक दिन में 1 या 2 टॉपिक मैक्सिमम उठाओ, और उस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस जरूर से करो। ठीक, फिर उसके बाद रिवीजन यहाँ पे मैंडेटरी है, इस बात का ध्यान रखिए। जैसे मान लो आज आपने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया मैनेजमेंट का, पहला यूनिट है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आपने क्या किया, ये डिटेल में पढ़ लिया, जितने सारे थिंकर्स है उन्होंने क्या क्या फंक्शंस बताया है। अब इस पे बेस्ड आपने क्वेश्चंस भी कर लिए। इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। लेकिन रात में सोने से पहले इसी को एक बार जरूर से रिवाइज करो, क्योंकि जब आप पहली बार कोई चीज पढ़ते हो तो 60% चीजें ही आपकी माइंड एक्सेप्ट करती हैं। दूसरी बार पढ़ोगे तो ये रेट और बढ़ेगा, और वही चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। तो रिवीजन इज मस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, मॉक टेस्ट भी आपको देना चाहिए।
ठीक। मॉक टेस्ट क्या होता है भाई, जैसे आप एग्जाम देते हो, 3 आवर का एग्जाम होता है, पेपर 1 पेपर 2 के कंबाइन करके, ठीक वैसे ही मॉक टेस्ट भी आपका 3 घंटे का होता है, उसमें भी पेपर 1 पेपर 2 दिया जाएगा। तो जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के एग्जाम देते हो, ठीक वैसे आपको घर पे बैठ के अपने कंप्यूटर पे, अपने सिस्टम पे एग्जाम देना है। इससे सबसे ज्यादा फायदा क्या है, आपको अपनी एनालिसिस होगी कि आप अभी तक किस लेवल पे पहुंचे हो, कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सबसे बड़ा फायदा है टाइम मैनेजमेंट का। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार आपने अच्छे से पढ़ लिया होता है, टाइम मैनेजमेंट करना नहीं सीखे, तो एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हो। आपके 150 क्वेश्चन आए, आप 100 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन पे ही जाके आपका टाइम अप हो गया। तो टाइम को भी मैनेज करके चलना है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं आपको एग्जाम के टाइम में 2 महीने पहले से मैं आपका प्रैक्टिस टेस्ट कराना शुरू कर देती हूँ लगातार। और प्रैक्टिस टेस्ट जो मैं कराऊंगी वो भी आपको क्विज की तरह एक पोल क्रिएट करती हूँ, टाइम आपको देती हूँ हर एक क्वेश्चन के लिए। इजी क्वेश्चन है तो 45 सेकंड दे दिया, 30 सेकंड दे दिया, थोड़ा टफ क्वेश्चन है तो 1 मिनट दे दिया, 2 मिनट दे दिया। तो जब एक टाइम आपको अलॉट कर दिया जाएगा, तो फिर आपकी टेंडेंसी ऐसी धीरे धीरे बन जाएगी कि उस टाइम में रहते हुए ही आप क्वेश्चन को क्विकली आंसर करने लगोगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई। अब अगले 90 दिन में आपको यही फॉलो करना है। पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे ये मोस्ट रिलायबल मेथड है, क्योंकि चूंकि एग्जामिनर हमेशा पेपर बनाता है वही, तो एक पैटर्न आपको क्लियर होगा। एग्जाम का फॉर्मेट क्या है उससे आप फैमिलियराइज हो गए, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का आपको पता चलेगा। कौन कौन से टॉपिक पे आपका कमांड है, किस पे नहीं है, थ्योरी पे कमांड है, न्यूमेरिकल पे कमांड है, किस पे प्रॉब्लम होती है, सारी चीजों को आप समझोगे और उसको इंप्रूव करोगे। तो पीवाईक्यू को जरूर से आप सॉल्व करें। कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो दोस्तों क्वेश्चन का पैटर्न जो है ना, वो हर 2-3 साल में चेंज होता रहता है। तो आज के डेट में जो पैटर्न अभी देखने को मिल रहा है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे और लगभग 40 to 45 क्वेश्चन जो हैं आपको डायरेक्ट वाले ही आते हैं, सिंगल स्टेटमेंट वाले। फिर इसके बाद मैच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 15 से 18 होंगे। इनकरेक्ट करेक्ट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, मल्टीपल करेक्ट इनकरेक्ट वाले, ये भी आपके लगभग 15 to 17 क्वेश्चंस ये भी आते हैं। और उसके बाद आते हैं ये क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, हर साइकिल में इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे भी 15 to 20 क्वेश्चंस आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड वाले भी मिलेंगे। तो अब आप समझ रहे होंगे कि भाई आपके सिलेबस में आप क्या करो, यहाँ पे सेगमेंटेशन करना स्टार्ट कर दो। जितने भी टॉपिक ऐसे हैं प्रोसेस वाले, जिसमें कई सारे स्टेजेस हैं, उनको छांटो और सब पे अपना कमांड बनाओ। अब एक बार बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि हर एक यूनिट, टोटल 10 यूनिट है आपके सिलेबस में, तो हर एक यूनिट को कितना टाइम आपको देना है। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है मैनेजमेंट फंक्शंस एंड कॉन्सेप्ट्स। इस यूनिट में दोस्तों कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट भी है, ठीक है, कम्युनिकेशन भी है, और आपका इकोनॉमिक्स भी है, उसके बाद फिर आपका एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी है। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इस यूनिट से 9 to 12 क्वेश्चंस हर बार आते हैं। 9 to 12 क्वेश्चन का मतलब 24 मार्क्स एक यूनिट से। कहां से बनता है, मैनेजमेंट फंक्शन से क्वेश्चन आएगा, ये जो आपका प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग है। मैनेजमेंट थियरी से क्वेश्चन आता है। कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन आता है, या तो टाइप से आएगा, या तो प्रोसेस से आएगा, या तो बैरियर से आएगा। डिसीजन मेकिंग से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, गारंटेड नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन आपको जरूर से मिलेगा। फिर इकोनॉमिक्स में देखो, लॉ ऑफ डिमांड से एक क्वेश्चन मिनिमम आपका जरूर से आता है। मार्केट स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन जरूर से आता है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ओलिगोपोली मार्केट से पूछता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हर बार ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक।
नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट यूनिट। 10 से 14 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे, मिनिमम 10 तो मिलेगा ही। रीजन भी है, यहाँ पे आपको जो टॉपिक्स हैं ज्यादा मिलेंगे। तो जनरली क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बनते हैं, जैसे इंडिविजुअल बिहेवियर में पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, परसेप्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोटिवेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, लीडरशिप से ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हो गया। ठीक है, ये सब टॉपिक ऐसे हैं कि हर बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैनेजमेंट थियरी से क्वेश्चन पूछ लिया गया, लीडरशिप स्टाइल से क्वेश्चन पूछ लिया गया, पर्सनैलिटी और परसेप्शन का डेफिनेशन पूछ दिया गया। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे अभी रिसेंट में क्वेश्चन आया था टाइप ऑफ स्ट्रेस से, स्ट्रेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ गया। फिर अगर हम एचआरएम में बात करें तो कई सारे टर्म्स हैं जो यहाँ से क्वेश्चन जरूर से बनेंगे। ठीक है, जैसे ये जॉब एनालिसिस, जॉब इवेल्युएशन हो गया, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन क्या है, ट्रेनिंग के टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया। तो सोचिए खुद कितना इंपॉर्टेंट ये आपका यूनिट है, जहां से आपको मिनिमम आपको 20 से 30 मार्क्स तो यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड IHRM। चूंकि यहाँ पे टॉपिक्स भी कम हैं तो को यहाँ पे आपके क्वेश्चंस भी कम आते हैं, बट मिनिमम कितना भी हो 5 क्वेश्चन, 5 to 8 क्वेश्चन भी यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे करियर प्लानिंग जब हम पढ़ते हैं तो कई सारे टर्म्स हैं उससे रिलेटेड। ठीक, फिर जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ते हैं, अप्रेजल पढ़ते हैं, तो यहां से एक क्वेश्चन आपको गारंटेड मिलता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। फिर IHRM जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसमें कुछ अप्रोचेज हैं, जियोसेंट्रिक, रेजियोसेंट्रिक, एथनोसेंट्रिक, वहां से एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो इस यूनिट में कुछ गिने चुने ही टॉपिक्स हैं जहां से हर बार ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, अगेन इंपॉर्टेंट यूनिट, अकाउंटिंग एंड फिनेंस, जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं, बट अगेन द इंपॉर्टेंट वन। दोस्तों यहाँ पे 10 to 14 क्वेश्चन आपको इस यूनिट से हर बार ही मिलता है, और जितने भी टॉपिक यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड से गारंटेड एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक, फिर रेशियो एनालिसिस हो गया, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, मोस्टली न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन आपका हर बार ही आता है। कॉस्ट सीट से इस बार ही क्वेश्चन आया था कि भाई कॉस्ट सीट का जो फॉर्मेट है वहां पे प्राइम कॉस्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, फैक्टरिंग कॉस्ट है, तो उन सबको सही सीक्वेंस में अरेंज करो। और यही ऐसा यूनिट है जहां से न्यूमेरिकल भी बनता है। तो दोस्तों जब आप मैनेजमेंट सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते। फिलहाल इस बार तो 3 ही 4 न्यूमेरिकल आए थे और बहुत ही इजी आए थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि 3 ही न्यूमेरिकल आए, इनकी नंबरिंग 7 8 भी हो सकती है। जैसे पीवी रेशियो है, पीवी रेशियो से बहुत बार न्यूमेरिकल आया हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट से न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, अब तो ये लिवरेज है, लिवरेज से आपका एक क्वेश्चन आता है हर बार, वो भी फॉर्मूला पूछता है, मल्टीपल फॉर्मूले दे देंगे और बोलेंगे कि बताइए इसमें से कौन कौन सा करेक्ट फॉर्मूला होगा। कॉस्ट स्ट्रक्चर है, इसके कई सारे थ्योरीज एंड अप्रोचेज हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो देखिए बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट यूनिट कैपिटल बस्टिंग यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। कंपेरेटिवली अगर यूनिट 4 से कंपेयर करें तो हाँ थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां से भी कई क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक क्वेश्चन तो गारंटेड आपका कैपिटल बस्टिंग से ही बनेगा। ये जो टॉपिक है इसमें कुछ मेथड्स हैं जैसे एनपीवी, आईआरआर, हर बार ही यहां से क्वेश्चन बनता है। तो इस एक टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन तो बनी जाएंगे। फिर उसके बाद कई बार बॉन्ड के टाइप पूछ लिया है। डिविडेंड से हर बार एक क्वेश्चन आता है, हर बार, मोस्टली अजम्पशन बेस्ड,
जितने भी डिविडेंड के मॉडल हैं 3-4 आपको पढ़ने हैं। अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, या तो न्यूमेरिकल आ जाएगा या तो फॉर्मूला आ जाएगा, बट गारंटेड आता है। इस टॉपिक को आप अवॉइड नहीं कर सकते। मर्जर एंड एक्विजिशन में से भी क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ मर्जर बता दो, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, कॉन्ग्लोमरेट है, ठीक है। और दूसरा आता है ये जो एंटी टेक ओवर डिफेंसेस होते हैं वहां से। डेरिवेटिव है, यहां से क्वेश्चन आपका बन जाता है। वर्किंग कैपिटल से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो दो मॉडल है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, सीएपीएम और एपीटी, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। अभी रिसेंट में ही यहां से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन आया हुआ था। तो जिसने बेसिक भी पढ़ा होगा 2 नंबर तो आराम से उसने स्कोर कर लिया, ठीक है। यूनिट नंबर 6 अगेन द इंपॉर्टेंट वन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देख रहे हो बड़े ज्यादा टॉपिक हैं, बड़ा यूनिट है, तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से बनेगा, मिनिमम 10 to 16 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे इस एक यूनिट को 2 पार्ट में बांटा गया है दोस्तों। एक पार्ट तो इनका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का है यहां तक, और उसके बाद सेकेंड पार्ट में मार्केटिंग है। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है इसलिए क्वेश्चंस भी ज्यादा बनते हैं और हर एक पार्ट से आते हैं। यहां तक कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन तक एग्जाम में पूछा गया है। तो जितनी यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस होती है, जैसे पेस्टल एनालिसिस से क्वेश्चन आ गया, पोर्टर मॉडल से क्वेश्चन आ गया, ये जो इंटरनल एनालिसिस हम करते हैं, रिसोर्स बेस्ड अप्रोच, रियो फ्रेमवर्क, हर बार क्वेश्चन आता है। वैल्यू चेन एनालिसिस बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्वॉट एनालिसिस। नेक्स्ट कारपोरेट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो गारंटेड एक क्वेश्चन यहां से आना है, कहीं से भी आ सकता है। बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस में जितने भी मैट्रिक्स हैं हर बार ही यहां से क्वेश्चन आता है, वो भी डायमेंशन बेस्ड। कैसा क्वेश्चन आएगा? डायमेंशन बेस्ड। मैकिन्से का 7S फ्रेमवर्क हर बार ही घुमा फिरा करके पूछता है, छोटा सा टॉपिक बट इंपॉर्टेंट। फिर मार्केटिंग में आपका STP फ्रेमवर्क, एक क्वेश्चन यहां से आएगा, सेगमेंटेशन, पोजीशनिंग एंड टारगेटिंग से। प्राइसिंग स्ट्रेटजी से क्वेश्चन आपका बनता है, ये जो प्रोडक्ट प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट मिक्स पढ़ते हो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ते हो, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हो। अब यहां से ना क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। कहेंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में किस स्टेजेस को सही सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए। तो बस यही सब चीजें हैं जिस पे आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। यहीं से घुमा फिरा करके क्वेश्चंस आपको मिलेगा। सिलेबस देखो आपको पता है लिमिटेड है, तो टॉपिक्स भी वही गिने चुने इनके पास बचती है। तो कुछ क्वेश्चंस तो इनकी मजबूरी है डायरेक्ट ही देंगे, अब कहीं से उठा के देंगे, और कुछ क्वेश्चन जानबूझ के आपको फंसाने वाले दे देते हैं। यूनिट नंबर 7 ये मार्केटिंग का ही पार्ट है, ब्रांड मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। 6 to 9 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मिनिमम क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब जैसे यहाँ पे भी देखो इंडस्ट्रियल बैंक बिहेवियर या कंज्यूमर बैंक बिहेवियर का प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, क्रोनोलॉजी बेस्ड, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब अगर ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन ज्यादा दे रहे हैं तो सिलेबस तो आपका लिमिटेड है, तो जो आपके टॉपिक्स ऐसे होंगे जहां पे प्रोसेस आपको पढ़ना है वहीं से ऐसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पे फोकस करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रांड स्ट्रेटजी में कई सारे टर्म्स हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। सर्विस मार्केटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटा टॉपिक है बट यहां से एक क्वेश्चन आपका हर बार आता है। सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, सर्कल मॉडल है इसमें, वहां से क्वेश्चन आपका बनता है। रिटेल आउटलेट से एक क्वेश्चन आता है हर बार, ठीक है। इसके बाद यूनिट नंबर 8 स्टैटिस्टिक्स, इससे भी कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा डरते हो। कभी कभी यहां से भी दोस्तों एक न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल कई सारे पार्ट से बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि कई सारे फॉर्मूले यहाँ पे पढ़ने होते हैं। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी का ही है, मीन मोड मीडियन निकालने को बोल दे, कोरिलेशन निकालने को बोल दे, ठीक है, रेंज निकालने को बोल दे,
तो क्वेश्चंस कई सारे बनते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे बेस ज्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं, वहां से आपको दे दें। तो कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे? देखो, एक तो सेंट्रल टेंडेंसी क्वेश्चन एक आएगा जरूर। फिर उसके बाद दूसरा जो इनका कंफर्म होता है वो है सैम्पलिंग मेथड, यहां से भी सैम्पलिंग टाइप से एक क्वेश्चन ही देते हैं। ठीक, फिर ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आपको ये एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से देंगे। ठीक है, क्यूंग थ्योरी दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे OR से ये आपको देंगे। अब इस बार जो रिसेंट में आपका एग्जाम हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन पे बेस्ड इन्होंने क्वेश्चन नहीं दिया, क्विंग थियरी पे बेस्ड इन्होंने क्वेश्चन नहीं दिया, पर CPM पे एक क्वेश्चन इन्होंने दिया था। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बट हाँ 5 क्वेश्चन तो आपको ये घुमा फिरा करके देंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 9, इंटरनेशनल बिजनेस, 8 to 11 क्वेश्चन आराम से आपको मिलेगा, उससे कम तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आएंगे ही आएंगे, जैसे ये जो आपका MIS वाला पार्ट है, एक क्वेश्चन हर बार आएगा। डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग, बिग डेटा से एक क्वेश्चन आपका आता है। IMF वर्ल्ड बैंक से एक क्वेश्चन आता है। WTO से एक क्वेश्चन आता है, किसी भी पैटर्न पे पूछ लेंगे। तो ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहां से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो 5-6 चीजें तो ऐसी टॉपिक्स जो कि फिक्स है, आनी ही आनी है। अब इसी में आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इससे रिलेटेड, तो और आइडिया हो जाएगा कि भाई कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। एंड लास्ट यूनिट है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, यहां से भी 7 to 10 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो एक क्वेश्चन तो टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से बनेगा, कितने टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं, कितने टाइप के एंटरप्रेन्योरशिप होती है, और इंट्राप्रेन्योर क्या होता है, इंट्राप्रेन्योर के टाइप क्या होते हैं। एक क्वेश्चन तो टाइप से ये जरूर देते हैं। फिर कई सारी थियरीज यहाँ पे दी गई हैं, एक क्वेश्चन वहां से उठा के दे देंगे। ठीक है, इनोवेशन के टाइप से एक क्वेश्चन दे देते हैं। उसके बाद SME बिजनेस जो होता है, मैक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, यहां से क्वेश्चन दे देंगे, या तो सिकनेस से दे देंगे, या तो जो स्कीम चल रही है उस पे बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे। तो घुमा फिरा करके यहां से भी आपके 7 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आई होप कि इस सेशन से आपको क्लियर होगा कि आपको आगे की स्ट्रेटजी क्या रखनी है, कैसे इस 90 डेज को आपको परफेक्टली या एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। तो स्ट्रेटजीज बनाइए, अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता होंगी, उस हिसाब से। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, एक बार कोई टॉपिक पढ़े, कोई वीडियो देखा, समझ में आ गया। कुछ बच्चे हैं उन्हें एक से अधिक टाइम देना पड़ता है वीडियो देखने में या कोई चीज पढ़ने में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपकी ग्रेस्पिंग पावर हो उसी हिसाब से आप और ज्यादा टाइम अलॉट करो या कम अलॉट करो, बट जो भी टाइम अलॉट करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हो कि एक दिन में 5 घंटा देना है, 6 घंटा देना है, तो कंसिस्टेंट बने रहो, फिर डेली बेसिस पे 6 घंटा दो। तो दोस्तों, टेल एग्जाम हम आपके साथ पूरी तरीके से लगे हुए हैं, और पूरी कोशिश यही रहती है कि आपका एग्जाम भी क्लियर करा दें। तो पिछले बार जो एग्जाम हुआ था आपका दिसंबर साइकिल का, बहुत ही ज्यादा, बहुत स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने एक अटेम्प्ट में अपना GRF क्रैक किया है। ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर जो है वो भी हमारे स्टूडेंट हैं। तो उन्होंने भी स्ट्रेटजीज को, हमारे गाइडेंस को एज इट इज फॉलो किया है, अपना स्टडी प्लान बनाया है। ठीक है, तो उन्हीं को फॉलो करते हुए आपको भी वही स्ट्रेटजी बनानी है। ठीक है, हमारा काम है आपको मेंटोर करना, आपको गाइड करना, पढ़ना आपका काम है। कुछ भी हेल्प की जरूरत हो, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम आपके लिए हम इंफॉर्मेटिव सेशंस लेके आते रहेंगे। सेशंस भी मैं डेली आपके लिए कुछ न कुछ लेके आ रही हूँ, मैनेजमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, कभी कुछ प्रैक्टिस टेस्ट ला रही हूँ, या कभी कुछ एकेडमिक टॉपिक्स लेके आ रहे हैं। मोटिव यही है कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे, वो रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे आप कोर्सेज में इनरोल भी कर सकते हो। तो फाउंडेशन बैच 3 अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ है, 2-3 दिन हुए। इस बैच को भी ज्वाइन करने से आपका बेनिफिट ये होगा कि डेली बेसिस पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, और यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे सिलेबस को आपको कवर कराया जाता है।
डेली बेसिस पे केवल एक टॉपिक आपको डिटेल में कवर कराया जाएगा, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कराए जाएंगे। यूनिट कंप्लीट होने पे यूनिट टेस्ट लिया जाएगा। एग्जाम के टाइम में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे करने के लिए। बूस्टर कोर्स का पैकेज भी इसी में इंक्लूड रहेगा, जहां पे हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको कवर कराए जाते हैं जो बिल्कुल एग्जाम जैसे होते हैं। मॉक टेस्ट भी आपको बहुत सारा प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि बिल्कुल जैसे आप एग्जाम देने जाते हो 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक वैसे आपको घर बैठे देना होता है। तो एक कंप्लीट सोल्यूशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। सिलेक्शन रेशियो दोस्तों हमारा बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है, सक्सेस रेशियो हमारा बहुत अच्छा है। ऑल इंडिया रैंक 1 जो अचीवर हैं दीक्षा दावर हमारे स्टूडेंट्स हैं। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे देखिए दर्पण तुली हैं, इन्होंने भी अपना एक अटेम्प्ट में जीआरएफ क्वालिफाई किया। इसके अलावा आराधना, अनय, श्रेया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में मैनेजमेंट सब्जेक्ट से अपना जीआरएफ क्लियर किया है। अब अगर आप थोड़ा सा भी दोस्तों अवेयर हो तो आपको पता होगा कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट में जीआरएफ के लिए सीट्स बहुत ही लिमिटेड होती हैं। 50 सीट्स मैक्सिमम होती है, कभी 49 होगी, कभी 45 होगी, ऐसे। इस बार भी केवल 45 ही सीट थी ऑल ओवर इंडिया, और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हैं जिन्होंने जीआरएफ क्रैक किया है। तो रेशियो आप समझ सकते हो, सक्सेस रेशियो, आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो, जुड़ सकते हो हमारे साथ। कुछ और यहाँ पे कोर्सेज लेने के लिए फॉर्म्स जो हैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए गए हैं, ठीक है। कोई भी इंक्वायरीज आपको करनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है, आप इस पे क्वेरीज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम ग्रुप भी है मोनिका मैम टेक्स्ट बुक के नाम से, और फॉर्म के थ्रू आप यहाँ पे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। फॉर्म जब आप स्टार्ट करोगे, ओपन करोगे, तो दोस्तों आपको एक कूपन कोड अप्लाइड मिलेगा। तो वो कूपन कोड आपको रिमूव करना है, और उसकी जगह जो कोड अप्लाई करना है वो होगा मोनिका CH, MONIKACH। ये कोड जब आप अप्लाई करोगे दोस्तों, तब आपको इंस्टेंट 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इनरोल होइए और अपना सक्सेस इंश्योर कीजिए। इसी के साथ सेशन एंड करती हूँ। बाकी आपके कुछ भी डाउट हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।